की सत्ता के बाद भी आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार है और रामलीला मैदान में आ चुका है। और ये रामलीला मैदान इतिहास के पन्नों में गवाही देता है कि इस रामलीला मैदान के अंदर जब जब किसी चिंगारी की शुरुआत हुई है, वो चिंगारी पूरे देश में पहुंच के क्रांति बनी है। लोकनायक जयप्रकाश, जिन्हें जेपी कहा जाता है, उनके आंदोलन की एक बड़ी शुरुआत इस रामलीला मैदान से हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। लंबा इतिहास रहा इस रामलीला मैदान का। 19वीं शताब्दी से रामलीला मंचन और राजनीतिक हलचल के लिए रामलीला मैदान जाना जाता रहा। कहा जाता है कि 1876 तक जब जब दशहरे पे जुलूस निकलता था, वो चांदनी चौक पुरानी दिल्ली से होते हुए रामलीला मैदान के गेट पर आके रामलीला का मंचन और दशहरा किया जाता था। बताया जाता है कि 1990 के दशक में कई बड़ी क्रांतियों की शुरुआत रामलीला मैदान में हुई। जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो 1883 में अंग्रेजों को एक बड़ी जगह की जरूरत थी और उस समय इस रामलीला मैदान को ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक विश्राम गृह की तरह इस्तेमाल हुआ। और भारत की आज़ादी के बाद बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियों के लिए ये रामलीला मैदान जाना जाता रहा है। साथियों, रामलीला मैदान के विषय में कई और दिलचस्प बातें मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। कार्यक्रम की शुरुआत आज हम कर रहे हैं यहां से। बहुत सारे लोग अभी बाहर सड़क पर हैं, अंदर आना चाहते हैं। जो साथी व्यवस्था देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, लोगों को थोड़ा जल्दी अंदर व्यवस्थित कीजिए। लोग बाहर धूप में खड़े हैं, उनका ध्यान रखिए। जोरदार तालियों से मैं स्वागत करूंगा दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और दिल्ली के संयोजक गोपाल राय जी का, कि वो आपके बीच में आए और अपनी बात रखें। गोपाल राय जी। साथियों, हमारे गायक साथी की एक फरमाइश है कि उनका एक गाना जो वो खास तौर पे रामलीला मैदान के लिए आप हजारों लोगों के लिए लेके आए थे, वो गाना आपके बीच में रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप इनकी हौसला अफजाई जोरदार तालियों से कीजिए और वो अपना गाना आपके बीच में रखेंगे। एक देशभक्ति गीत आपके बीच में रखेंगे। हेलो, देख लो यार, देख लो यार। बहुत लोग सर गेट पे फंसे हुए हैं।
हेलो हेलो। भाई पहले तो हाथ उठा लो सारे, उठाओ हाथ। सभी ने एक बार कहना है, भारत माता की, भारत माता की। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी सुनो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। वो हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। जलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। भाई ऐसे मजा नहीं आ रहा, जरा दोनों हाथ सीधे करो और क्लैपिंग करो साथ में। 1 2 3 4। जलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। है जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अब निशान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। वो दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है। ऊंचे उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम कल की तस्वीर है। सबके दिलों को मोहब्बत से बांधे वो हम ऐसी जंजीर है। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम ऐसी तस्वीर है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अब निशान है। वक्त है, उम्र है, देश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अब निशान है।
उठाओ जरा हाथ और कहो मेरे साथ, हमने कहा है तुम भी कहो। क्या बात है, एक बार सारे शोर मचाएंगे, भारत माता की, नाम लेके, भारत माता की जय हो, 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 जय हो। भारत बहुत माता बढ़िया। की। बहुत बढ़िया। अब मैं स्वागत करूंगा हमारे किराड़ी से विधायक और दिल्ली के उपाध्यक्ष भाई ऋतुराज जी आपके बीच में हैं। हमारे नजफगढ़ से विधायक और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भाई कैलाश गहलोत जी आपके बीच में हैं। दोनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। इसके साथ गुलाब सिंह जी मटियाला से हमारे विधायक और दिल्ली के उपाध्यक्ष हमारे बीच में हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रामलीला मैदान बड़ी बड़ी क्रांतियों की जन्मभूमि रही है और कहा जा सकता है आजाद भारत का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये रामलीला मैदान ही रहा है। और आज यहां पे एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हम सब लोग करने जा रहे हैं। आप सब लोग इस क्रांति का हिस्सा हैं। और मुझे बार बार याद आता है महाभारत में कहा गया कि कौरवों और पांडवों का राज्य को लेके झगड़ा था। हिस्सा सारा पांडवों का था, मगर फिर भी कौरवों और पांडवों के बीच में सामाजिक लोगों ने संधि कराई कि आप भाई भाई हो, थोड़ा राज्य आप रख लो, थोड़ा राज्य ये रख ले, थोड़ा राज्य कौरव रख लें, थोड़ा राज्य पांडव रख लें। और पांडवों को जो भी राज्य मिला, जो भी हक मिला, उसमें पांडवों ने हस्तिनापुर बसाया। और उस हस्तिनापुर का हक जो पांडवों को मिला, उसको भी कौरवों ने छल से, कपट से, बेईमानी से उस हस्तिनापुर को भी लूट लिया, उस हस्तिनापुर को भी छीन लिया। और फिर छल से, कपट से पांडवों को 12 साल के वनवास पे भेजा गया, 1 साल के अज्ञातवास पे भेजा गया। आज हमारे मनीष जी छल से, कपट से कारावास में हैं। आज वही महाभारत इस भारत में दोहराई जा रही है। छल कपट से लाए गए अध्यादेश से केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों का हक छीना है। दिल्ली के लोगों को जो हक सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने दिया, उस हक को छीनने का काम किया है। और आज ये सारे लोग इस इतिहास के गवाह बन रहे हैं कि छल से, कपट से, बेईमानी से केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों का हक छीना। और उस बात को आगे बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी का, जो आपके बीच में अब अपनी बात रखेंगे। गोपाल राय जी। गर्मी बहुत है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के हकों पर, दिल्ली के लोगों के अधिकार पर सरेआम डकैती डालने की अध्यादेश के माध्यम से कोशिश हो रही है,
अपने अंदर के आक्रोश, अपने अंदर के गुस्सा को इतना बढ़ाओ कि बाहर की गर्मी आपके गर्मी से ठंडी पड़ जाए। इतनी आक्रोश और इतनी गुस्से की जरूरत है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आज के इस महारैली में अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर जितने मां भारती के बेटे बेटियां बैठे हैं, खड़े हैं, चारों तरफ, आगे पीछे, एक बार मैं चाहूंगा कि मां भारती के सम्मान में दोनों हाथ हम सारे लोग, जितने बेटे बेटियां हैं, सबका हाथ ऊपर उठना चाहिए। आजू बाजू चारों तरफ जितने मां भारती के बेटे बेटियां हैं, आगे पीछे जितने लोगों तक आवाज जा रही है और जिनके पास हाथ है, दोनों हाथ उठा करके मुट्ठियां बांधो और पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे, काला अध्यादेश वापस लो, काला अध्यादेश वापस लो। अरे मोदी जी की गुंडागर्दी, अरे मोदी जी की तानाशाही, अरे लोकतंत्र में हिटलर शाही। साथियों, आप सबको यह बात पता है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। पूरा देश, पूरे देश के अंदर जब भी कोई संकट पैदा होता है तो पूरा देश दिल्ली की तरफ देखता है। लेकिन दिल्ली के अंदर आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले का अवमानना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निरादर करते हुए, चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में सत्ता के दम पर, तानाशाही के दम पर अध्यादेश, काला अध्यादेश दिल्ली के ऊपर थोप दिया। आज पूरी दिल्ली छतरपुर से लेकर के नरेला तक, विश्वास नगर से लेकर के उत्तम नगर तक, दिल्ली के चारों कोनों से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आज इस तपती धूप में दिल्ली के बेटे बेटियां आज रामलीला मैदान में यही बात कहने आए हैं कि दिल्ली वाले, अगर भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे अगर 3-3 बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना जानते हैं तो इस काले अध्यादेश को वापस कराना भी जानते हैं। लड़ करके इस अध्यादेश को वापस कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं माना? टेलीविजन चैनल पर आप देखते होंगे, हर चैनल पर भाजपा का प्रवक्ता बैठता है, बोलता है आम आदमी पार्टी वाले संविधान को नहीं मानते, आम आदमी पार्टी वालों को सर्वोच्च न्यायालय में भरोसा नहीं है, आम आदमी पार्टी वालों को कानून में भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले नहीं, आज पूरी दिल्ली रामलीला मैदान से भाजपा के सभी नेताओं से यह पूछना चाहती है, भाजपाइयों बताओ तुम्हें सर्वोच्च न्यायालय में भरोसा क्यों नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तुम लागू क्यों नहीं करना चाहते हो? इसका जवाब लेने के लिए आज पूरी दिल्ली इस रामलीला मैदान में इकट्ठा हुई है। भाजपा के नेता कहते हैं हमने ऑर्डिनेंस इसलिए लागू किया कि देश की राजधानी है दिल्ली। भाजपाइयों, तुम्हारे ऑर्डिनेंस आने से देश की राजधानी दिल्ली नहीं बनी। दिल्ली पहले भी थी, जब दिल्ली के संविधान के अंदर यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली के लोग अपना वोट दे करके अपनी चुनी हुई सरकार बनाएंगे।
उस दिन जिस दिन कानून बना उस दिन भी दिल्ली देश की राजधानी थी। तुम कहते हो कि देश के अंदर राजधानी है, इस राजधानी में उच्च आयोग है, पूरे दुनिया के प्रतिनिधि आकर के रहते हैं। अरे जब तुम काला अध्यादेश लेकर नहीं आए थे तब भी उच्च आयोग के लोग इसी दिल्ली में आते थे, रहते थे, और तुम्हारे अध्यादेश आने के बाद भी रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बहाने ढूंढ रहे, एक भी नेता को इस बात का जवाब नहीं है। उनसे पूछो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मानते, बोले भाजपा आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार कर दिया। उनसे पूछो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मानते, बोले ये हो गया। उनसे पूछो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मानते, कहते हैं वो हो गया। उनसे पूछो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मानते, उनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उस दिन संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर भी बोल रहे थे कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है जो भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपने अहंकार में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी को आप साबित कर रहे हो। सरेआम चौराहे पर दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या पर आप उतारू हो, ये इस देश को बर्दाश्त नहीं है। ये देश का संविधान, ये देश का लोकतंत्र, देश की संस्थाएं किसी पार्टी की बदौलत नहीं पैदा हुई हैं। आज इस देश के अंदर लाखों लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ जान पर लगाया था। उस लंबी आजादी की लड़ाई के बाद इस देश को संविधान मिला, इस देश को लोकतंत्र मिला। इस देश के अंदर लाखों लोगों ने अपना लहू बहाया है, तब इस देश को लोकतंत्र मिला है, संविधान मिला। इस देश के अंदर ये दिल्ली वही दिल्ली है जब 1857 की जंग आजादी में हंसते हंसते लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। जिस समय बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे इस देश के लिए, उनको नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसी लोकतंत्र की हत्या की जाएगी सरेआम देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। उनको यह बात नहीं पता थी कि एक दिन ऐसा आएगा। नाना साहब जब लड़ रहे थे, झांसी की रानी लड़ रही थी, तात्या टोपे लड़ रहे थे, बेगम हजरत महल लड़ रही थी, तो उन्हें नहीं पता था कि हमारी कुर्बानियों के बाद इस देश के अंदर आजाद हिंदुस्तान में एक दिन ऐसा आएगा जब लोकतंत्र का सरेआम, जिसके ऊपर संविधान और लोकतंत्र के संरक्षण संवर्धन की जिम्मेदारी है, वही देश का प्रधानमंत्री सरेआम लोकतंत्र की हत्या करेगा। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं साथियों, आज पूरे दिल्ली यहां पर खड़ी है, पूरे दिल्ली के बेटे बेटियां खड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का अहंकार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा लोकसभा चुनाव में 7 सीट दिल्ली वाले जिताते हैं, उससे हमारी सरकार बनने बिगड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए सत्ता के अहंकार में काले ऑर्डिनेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मतदाताओं का, दिल्ली के लोगों के वोट की कीमत 0 कर दी है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, कई हमारे मित्र कह रहे थे रामलीला मैदान में जो ये लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा। एक ही हम संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे, हर कोने से, हर गली से, हर मोहल्ले से, हर जाति धर्म प्रांत क्षेत्र के लोग यहां मौजूद है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अहंकार है कि हम दिल्ली वालों के वोट की कीमत 0 कर देंगे, तो एक संकल्प लेकर के जाओ, अगर अध्यादेश वापस नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को भी दिल्ली में हम 0 कर देंगे। यह संकल्प लेकर के हमें यहां से जाना है। हम शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सड़क पर आज यहां इकट्ठा हैं, सड़क से लेकर के संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक, तीनों तरफ इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर आपने आम आदमी पार्टी में विश्वास किया, अगर आपने अरविंद केजरीवाल में विश्वास किया है, तो यकीन मानो
आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं देंगे, कम नहीं होने देंगे और इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चंद पलों में आपके बीच में अब्दुल अजीज, दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री आपके बीच में कुछ ही मिनटों में आने वाले हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो मारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मारे रंग दे बसंती चोला। स्वागत कीजिए आपके बीच में अब्दुल अजीज, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आपके बीच में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री आपके बीच में है। की पूजा मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती। साथियों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आपके बीच में दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपके बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सीनियर एडवोकेट श्री कपिल सिब्बल जी का, जो आपके बीच में है। साथियों, जब जब देश में संविधान की लड़ाई की बात की जाती है, संवैधानिक फैसलों के ऊपर कोई आवाज मुखरता से अपनी बात रखती है और करीब 5 दशकों से देश की अदालतों के अंदर संवैधानिक मामलों में एक जुरिस्ट के तौर पे जाने माने कपिल सिब्बल जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो आज समय निकाल के बस 1 मिनट, मैं कपिल सिब्बल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमने उनको इनवाइट किया, हमारे इनविटेशन पे वो स्पेशली आज जिस मकसद के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जो केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए अध्यादेश जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उन्होंने खारिज कर दिया, उसको समझाने के लिए और क्या वो सही है गलत है, मैंने स्पेशली कपिल सिब्बल साहब को आमंत्रित किया था। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया। मैं पूरे मान और सम्मान के साथ कपिल सिब्बल साहब को इनवाइट करना चाहता हूं। अरविंद जी अभी लास्ट में बोलेंगे, तो आप सब लोग ध्यान से सुने। मेरे भाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी, मंच पे बैठे हुए दिल्ली सरकार के मंत्री, मंच पे बैठे हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, भाइयों और बहनों, मुझे याद है 2014 से पहले जब हम यूपीए सरकार में थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी हमारी मुखालफत करते थे और हमें लगता था कि गोदी मीडिया उनके साथ है। लेकिन समय बदल गया, सरकारें बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए और गोदी मीडिया भी शिफ्ट कर गया। अब गोदी मीडिया सरासर मोदी जी के साथ है। कई और चीजें भी बदल गई। उन्होंने कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, केवल हमें 60 महीने दो कि हम हिंदुस्तान की कायाकल्प बदल देंगे, हिंदुस्तान को बदल देंगे, हिंदुस्तान को इतना प्रगतिशील बना देंगे, इतना प्रगतिशील बना देंगे कि विश्व देखता रह जाएगा। 60 महीने नहीं, उनको लगभग 120 महीने मिले और इन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। इनको केवल मीडिया ने, उन्होंने केवल मीडिया को गोदी मीडिया नहीं बनाया, सब संस्थाओं को गोदी बना दिया। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे कोई भी संस्था हो, जुडिशरी के अलावा इन्होंने सबको अपनी गोदी में बैठा दिया। उसका नतीजा यह क्या हुआ कि लोकतंत्र खतरे में है, भाईचारा खतरे में है और जो इनकी मन मर्जी होती है वो ये करते हैं। आज मैं आपके सामने
एक निर्दलीय सांसद के रूप में खड़ा हूं और मैं सोचता हूं और जानता हूं कि वक्त आ गया है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर मोदी जी का सामना करना होगा। जिस तरह से मोदी जी शासन चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार बच पाएगी। आपको याद होगा कि हमेशा मोदी जी मंच पे कहते हैं कि मुझे एक डबल इंजन सरकार चाहिए। अब डबल इंजन सरकार का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हर प्रदेश में मेरी सरकार होनी चाहिए, केंद्र में मेरी सरकार हो, हर प्रदेश में मेरी सरकार हो, तभी तो डबल इंजन सरकार होगी। इसका मतलब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है कि सारी ऑपोजिशन को खत्म करना, सारे प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लेना, यही है लक्ष्य। लेकिन डबल इंजन सरकार बनेगी नहीं। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं कि ये सरकार डबल इंजन सरकार कभी हो ही नहीं सकती, केवल ये डबल बैरल सरकार है। डबल बैरल क्यों? कि एक बैरल तो ईडी और दूसरा बैरल सीबीआई। अब इन्होंने दिल्ली के साथ क्या किया, उस बात पे मैं अब आना चाहता हूं। आपने मुख्यमंत्री जी को चुना, दिल्ली सरकार में इतनी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी आई, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी यहां शासन कर रही है, तब से इनका इरादा यह है कि किसी तरीके से इस शासन को चलने ना दो। आपको मालूम है कि संविधान में, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है, इसलिए मैं सरल तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। मैं कोई कानूनी बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी बात करूंगा जो आप लोगों को समझ आए। संविधान हमारा ये कहता है कि 3 चीजें केंद्र सरकार के हक में होंगी, जिसके बारे में राज्य सरकार जो है, जो केजरीवाल की सरकार है, उसमें दखल अंदाजी नहीं हो सकती। पहला तो जमीन, लैंड। ये क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली जो हमारी राजधानी है, वहाँ एक डेवलपमेंट होगी और किस तरह से मकान बनेंगे, किस तरह से इमारतें बनेंगी, तो उसका सारा पावर जो है वो केंद्र सरकार को है, वो सही भी है। दूसरा, पुलिस। यहाँ कोई दंगे हो जाएं, यहाँ कोई फसाद हो जाए, तो क्योंकि राजधानी है, पुलिस की पावर भी केंद्र सरकार को होगी। और तीसरा, पब्लिक ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक व्यवस्था। जहां तक पब्लिक ऑर्डर का भी सवाल है, वो भी पावर केंद्र सरकार को होगी। इसके अलावा कोई पावर केंद्र सरकार को नहीं होगी। केंद्र सरकार का हमेशा ये प्रयास रहा है कि किसी तरीके से भी सारी पावर खुद में समेट लें और जो आपकी चुनी हुई सरकार है उसको जीरो बना लें। हमेशा से ये इनका लक्ष्य रहा है, लेकिन जनता इनके साथ है, जनता भाजपा के साथ नहीं है, जनता मोदी जी के साथ नहीं है, जनता के अरविंद केजरीवाल के साथ है। ये बात इनको गले में अटकी हुई है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहने लगे कि जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो भी हम चुनेंगे और जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने फिर दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों दी? अगर आपने सारी पावर ही अपने हाथ में रखनी है, तो फिर आप इसको यूनियन टेरिटरी की तरह चलाना चाहते हो। आपको मालूम है कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, आपको मालूम है कि कई ऐसी जगह हिंदुस्तान में है जो यूनियन टेरिटरी रही हैं और वहाँ कोई असेंबली नहीं है। असेंबली बनाने का मतलब क्या था? असेंबली बनाने का यही मतलब था ना कि जो लोग चाहें वही काम हो, लेकिन यहाँ लगता है कि जो मोदी जी चाहते हैं वही काम होना चाहिए। ये तो ना तो जनता को स्वीकार होगा, ना हमारे लोगों को स्वीकार होगा, ना हमारी देश की जनता को स्वीकार होगा। तो इन्होंने बड़ा प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, पहले 5 जजेस ने फैसला किया, उसके बाद दोबारा फैसला हुआ, दोबारा 5 जजेस का फैसला हुआ और इन्होंने कोशिश ये की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को द्वारा जो भी, देखिए किसी भी मंत्री के नीचे एक सेक्रेटरी होता है,
जो भी मंत्री और जो भी सरकार के फैसले होते हैं उन फैसलों का पालन सेक्रेटरी को करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने ये तय कर लिया कि सेक्रेटरी भी हम बनाएंगे और जो हम कहेंगे वो सेक्रेटरी करेगा, लेकिन मंत्री का कहना नहीं मानेगा। इन्होंने ये कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है, ये गलत है, क्योंकि फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, मंत्रिमंडल का फायदा ही क्या है? अगर सारी चीजें आप ही ने करनी है तो फिर आपने चुनाव क्यों कराया? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जहां तक अधिकारियों का सवाल है, जहां तक सेक्रेटरी होम का सवाल है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का सवाल है, सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट का सवाल है, वो सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मंत्रिमंडल को होगी। मतलब कि जो मंत्रिमंडल कहेगा, जो मंत्री कहेगा, उसका पालन उनको करना पड़ेगा। यह फैसला हो गया। ये 11 मई 2023 को यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। और फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने 19 मई को एक अध्यादेश जारी कर दिया। उस अध्यादेश के अंतर्गत इन्होंने कहा कि चाहे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, जो सुप्रीम को कहा हो, हम जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो एक्ट है 1991 का, उसमें संशोधन करते हैं और उसके अंतर्गत हम एक कमेटी का गठन बनाते हैं। एक कमेटी में कौन होगा? एक तो मुख्यमंत्री जी चेयरमैन होंगे, उसके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होंगे और उसके साथ चीफ सेक्रेटरी होंगे। और साथ में कानून में यह कह दिया कि जो फैसले होंगे अगर आम सहमति से नहीं होते तो मेजॉरिटी से फैसले होंगे, और अगर मेजॉरिटी से फैसले होंगे तो दो तो वहां ब्यूरोक्रेट हैं, एक प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और एक चीफ सेक्रेटरी। वो किसके ब्यूरोक्रेट हैं? वो केंद्र सरकार के ब्यूरोक्रेट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो लोग जो इस कमेटी में शामिल हैं, उनका फैसला चुनी हुई सरकार के खिलाफ भी हो सकता है। मतलब कि आप मुख्यमंत्री जी की तौहीन कर रहे हो। अगर मुख्यमंत्री जी का फैसला नहीं चलने वाला तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि ब्यूरोक्रेसी ही दिल्ली चलाएगी। इसका मतलब जो मुख्यमंत्री जी कहेंगे उसकी बात नहीं मानी जाएगी, और अगर बात नहीं मानी जाएगी और अवैध हो कुछ, तो उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपने तौर पे खुद फैसला करेगा। ते पावर सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी। अगर आम सहमति नहीं हो तो मंत्रिमंडल को जीरो कर दिया, चीफ मिनिस्टर को जीरो कर दिया, पावर ब्यूरोक्रेट्स को दे दी और फैसला केंद्र सरकार करेगी। तो फिर आपने काहे को असेंबली बनाई, काहे को आपने चुनाव दिया, काहे को आपने मंत्रिमंडल बनाया? ये कौन सा मजाक हो रहा है हिंदुस्तान में? ये संविधान का मजाक हो रहा है? ये किस किस्म के कानून हैं? और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला अध्यादेश द्वारा, कानून द्वारा रद्द नहीं कर सकते। वो उनके हक में नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ये रद्द नहीं कर सकते। तो मुझे मालूम है कि आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है कि इस अध्यादेश को रद्द करना चाहिए, जो असंवैधानिक है। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करेगी, इसको खत्म करेगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो अध्यादेश ये कह दे कि जो चुनी हुई सरकार है उसके निर्णय नहीं माने जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट कहता है उसके कहने माने जाएंगे। तो इसका मतलब कि असेंबली का कोई मतलब ही नहीं हो। केवल यही नहीं, हर एक मंत्रिमंडल के अंदर एक ब्यूरोक्रेट होता है, एक सेक्रेटरी होता है, उसकी भी नियुक्ति ये लोग करेंगे। उसके हक क्या होंगे ये भी ये लोग करेंगे। और अगर इसमें भी कोई मतभेद हो कमेटी में तो वो भी फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगी। आज मैं यहां आया हूं, इसलिए आया हूं कि मैं
समझता हूं कि जब जब भी संविधान पे आक्रमण होता है तो हम लोगों को इकट्ठा होकर खड़ा होना चाहिए। मैं एक निर्दलीय सांसद हूं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं। अखिलेश जी की वजह से उन्होंने मुझे निर्दलीय रूप में यहाँ पार्लियामेंट में भेजा है और मेरा मकसद ये रहेगा कि आने वाले दिनों में हर प्रदेश में जाकर मैं ये बात कहूँगा कि वक्त आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं आज आपको एक मन की बात बताना चाहता हूँ। मोदी जी हमेशा बच्चों को मन की बात बताना चाहते हैं, मैं भी आपको मन की बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जनता इनको पसंद नहीं करती, जनता इनको नहीं चाहती। जनता कहती है काफ़ी हो गया, आपको बड़ा वक्त दे दिया, आप तो एक अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, आम जनता के मामलों में तो आप दखलंदाजी नहीं करते। जनता पिस रही है। मैं आपको सच बात बताऊं कि आज के दिन में कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें आम आदमी का फायदा हुआ हो। इस देश में 10% लोगों की जो संपत्ति है, 10% लोगों की जो संपत्ति है वो देश के जो 76% संपत्ति है वो 10 लोगों के पास है। 76%। 80 करोड़ लोग यहां 10,000 से कम पर माह कमाते हैं। तो ये कौन सा देश है? किसकी बात आप कर रहे हो? हम इंसाफ चाहते हैं और इसलिए मैंने कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले एक निर्णय किया था कि हम एक वेबसाइट चलाएंगे जिसका नाम होगा इंसाफ के सिपाही। मैं चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, अब आप कार्यकर्ता को बताइए कि सब इस वेबसाइट में शामिल हों, अपना नाम से शामिल हों, कहाँ रहते हैं वो शामिल करें, डिटेल शामिल करें, ताकि हिंदुस्तान के इंसाफ के सिपाही बने। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। जिस तरह से बेइंसाफ़ी हो रही है हमारे देश में, उसको हमें एकजुट होकर लड़ना है। बहुत वक्त ले लिया मैंने आपका, मैं आभारी हूँ केजरीवाल जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं चाहता था कि आपके सामने आकर मैं ये तो बता दूं कि आप लोग, हम लोग, सारे विपक्ष के लोग इकट्ठा होकर एक मंच 2024 में मोदी जी को हरा कर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद कपिल जी। साथियों, जैसा कि कपिल सिब्बल जी बता रहे थे कि जब अफसरों के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं होगा तो कुछ अफसर मनमानी करेंगे। और मैं 2 उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, जो 2 मनमानियां मेरे सामने आई। पिछले वर्ष दशहरे के आसपास महीनों तक दिल्ली के बुजुर्गों को उनकी पेंशन नहीं दी गई। दशहरा आया, दिवाली आई, दिल्ली के बुजुर्ग बिना पेंशन के घर में बैठे रहे, महीनों तक बैंकों के चक्कर काटते रहे। और जब जांच करी तो पता चला कुछ अफसरों ने षड्यंत्र के तहत बुजुर्गों की पेंशनें रोक दी। उसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक की जो टेस्ट हुआ करते थे, एमसीडी चुनाव से एन पहले उन टेस्टों को रोक दिया गया, गरीबों को परेशान किया गया। सरकारी अस्पतालों में जो पर्ची बनाई जाती थी, बिना किसी कारण उन पर्ची बनाने वालों को नौकरी से निकाल दिया गया कि गरीब आदमी अस्पताल में आएगा, जब पर्ची ही नहीं बनेगी तो अरविंद केजरीवाल जी को कोसेगा। तो मैं आप हजारों लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ऐसा वक्त बार बार आएगा जब इन अफसरों के जरिए, कुछ चुनिंदा अफसरों के जरिए गरीब लोगों को परेशान करने की कोशिश की जाएगी। मन में सवाल तो आएगा कि सरकार अरविंद केजरीवाल की है, ये गरीबों को परेशान कौन कर रहा है? आप मान लेना, केंद्र सरकार के इशारे पे कुछ अफसर आप लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और आज की ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल उस षड्यंत्र के खिलाफ कर रहे हैं और आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगा संजय सिंह जी को, आपके बीच में आए और अपनी बात रखें।
दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अर्जुन और लोकतंत्र की इस लड़ाई में, इस काले अध्यादेश के खिलाफ आज जितनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, ये बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल ये लड़ाई जीतने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये लड़ाई आप लोगों के दम पे इसमें जीत हासिल होगी। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भाई भगवंत मान जी, संविधान के ज्ञाता और जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विचार आपके सामने रखे, राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाई गोपाल राय जी, हमारे मंच पर आसीन तमाम सम्मानित हमारे साथियों, दोस्तों, आज एक काला अध्यादेश लाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीनना चाहती है। इस काले अध्यादेश के माध्यम से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, दिल्ली की सत्ता को खत्म करना चाहती है। तो मैं आज इस रामलीला के मैदान से नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, तुम अगर दिल्ली की सरकार को बदलना चाहते हो, दिल्ली के संविधान को बदलना चाहते हो, तो दिल्ली और देश की जनता केजरीवाल के साथ मिलकर तुम्हारी सत्ता को बदलने का काम करेगी, तुम्हारी सत्ता को बदलने का। तानाशाही की पराकाष्ठा है, अत्याचार की पराकाष्ठा है। आज दिल्ली में केजरीवाल को किस जुर्म की सजा मिल रही है? यह कि वो अच्छे शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, यह कि वो मासूम बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा रहे हैं, यह कि बिजली फ्री दे रहे हैं। केजरीवाल को सजा इस बात की मिल रही है कि वो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं। देश में पहली ऐसी सरकार बनाई जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। 75 साल में यह काम करके केजरीवाल ने दिखाया। आज इस बात की सजा इनको मिल रही है। 49 विधायकों को हमारे पकड़ के जेल में डाल दिया। भाई मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी बड़ी मुश्किल से जमानत पे बाहर आए, 36 किलो उनका वजन कम हो गया। साथियों, आप देखेंगे तो आंख से आंसू आ जाएगा। हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को, पार्टी के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को अपनी तानाशाही से दबाने का जो जुर्म नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इस काले अध्यादेश के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आइए हम सब मिलके इस सरकार के चेहरे को काला करने का काम करें। हम सब मिलके इसके चेहरे को काला करने का काम करेंगे। साथियों और दोस्तों, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आपको भगवंत मान जी को और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को सुनना है। बस एक ही बात कहना चाहता हूं, पूरे देश के नेताओं से पिछले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी ने मुलाकात की है, सबका समर्थन मिल रहा है। आज आप इतनी भारी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए हैं। पूरे देश में इस आंदोलन को बढ़ाना होगा, लेकिन कतई भी ये मंजूर नहीं है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जाए। और इस अधिकार को अगर छीना गया तो सड़क से लेके संसद तक लड़ाई होगी। राज्यसभा में जब ये बिल आएगा तो इस बिल को सारी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर गिराने का काम हम लोग करेंगे। राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी। मैं अब स्वागत करूंगा इस रामलीला मैदान में, जो आम आदमी पार्टी की जन्मभूमि है, पंजाब के हर दिल अजीज लोकप्रिय मुख्यमंत्री
सरदार भगवंत मान जी आके अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सरदार भगवंत मान जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और देश की राजनीति को नई दशा और दिशा देने वाले माननीय अरविंद केजरीवाल जी, संविधान के बहुत ही जानकार और बहुत बड़े बड़े केस यहां पर संविधान संकट में होता था उनको जीतने वाले माननीय कपिल सिब्बल जी, आम आदमी पार्टी के मंत्रीगण, एमएलए साहबान, राज्यसभा के एमपी साहबान और इस रामलीला मैदान में आए हुए आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी, बुजुर्ग, नौजवान, माएं, बहनें, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। आज ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। आज सिर्फ हमने जनता तक ये बात पहुंचानी है कि कैसे आपके अधिकारों को छीना जा रहा है। आप धूप में, आप धुंध में, ठंड में, गर्मी में खड़े होकर पोलिंग बूथ पर लाइन में लगकर वोट डालते हो कि ये मेरा पसंदीदा नेता है, मैं इसको अपने हल्के से विधानसभा भेजूंगा तो अच्छे कानून बन के आएंगे, मेरे इलाके का काम होगा। लेकिन मोदी साहब, ये भाजपा वाले, ये चाहते ही नहीं है इनके बिना किसी और की गवर्नमेंट बन जाए। अगर चुनाव से भाजपा की गवर्नमेंट किसी राज्य में नहीं बनती तो ये उपचुनाव से बना लेते हैं। उसके 25 खरीद लो, 30 खरीद लो, फिर दोबारा उपचुनाव करवा लो, बाई इलेक्शन करवा लो, फिर कह दो राज्यपाल को सुबह 4 बजे जगा लो, जी ओथ सेरेमनी है, एक बार मुख्यमंत्री को ओथ दिलवा दो, बाकी बाद में देख लेंगे। ये चल रहा है। बीजेपी, भारतीय जुगाड़ू पार्टी, ये जुगाड़ करते रहते हैं कोई ना कोई। तो उसी तरह से दिल्ली में सरकार है, आप लोगों ने वोट डाले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो अगर वो काम ही नहीं कर पाएंगे, अगर वो अफसरों को ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, अगर वो किसी भ्रष्ट अफसर की बदली नहीं कर पाएंगे, उनको सस्पेंड नहीं कर पाएंगे, तो सिस्टम कैसे चलेगा? तो सिस्टम कैसे चलेगा? ये कहते हैं नहीं, हमारा ही बस अधिकार होगा। ये अकेला दिल्ली की 2 करोड़ जनता का सवाल नहीं है, देश की 140 करोड़ जनता का सवाल है। दिल्ली में हर प्रदेश का आदमी रहता है, यहां कर्नाटक से लोग भी रहते हैं, बंगाल से भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, यूपी से भी रहते हैं, उत्तराखंड से, पूरे देश से दिल्ली में लोग बसते हैं। दिल्ली देश का दिल है। तो इनकी यह हिम्मत कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दें कि नहीं जी अरविंद केजरीवाल की चलने नहीं देंगे। अब ये दरियाओं को रोका नहीं जा सकता मोदी जी, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं, हुकूमत वो करते हैं। ये आज का इकट्ठ देखकर अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आप दिलों पर राज कर रहे हैं, इसीलिए इस 42 डिग्री टेम्परेचर में लोग आए हैं। अभी 15-20 हजार लोग आ रहे हैं रास्ते में, बसें बहुत दूर दूर तक खड़ी हैं। ये प्यार है, ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए, ये आम आदमी पार्टी के लिए आपका प्यार है। इसी प्यार की वजह से हमारे हौसले बुलंद हैं। हम पूरे देश में गए, जहां जहां गए आप लोगों के अधिकारों की बात की और हमें समर्थन मिल रहा है। ये ऐसा कपिल सिब्बल जी, ये तो फिर भी चलो इन्होंने कर रखा है कि एलजी है, ये फुल स्टेट है पंजाब। हमारा राज्यपाल हमें बजट सेशन बुलाने की इजाजत नहीं दे रहा था, हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, जी बजट सेशन बुलाने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बजट सेशन होगा, इजाजत दो। बजट सेशन के पहले 4-5 दिन पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, वो लिखकर गवर्नर को दी जाती हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया।
तो उसने कहा हाउस में आके, कहता मैं इसमें मेरी सरकार नहीं कहूंगा। मैंने कहा फिर किसकी सरकार है? कहता माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। मैंने कहा जी मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा फिर दोबारा। यू हैव टू से दैट, ये मंत्रिमंडल द्वारा पास किया हुआ भाषण है, यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड। बोला भाई साहब, फिर बोलना पड़ा। तो ये हर स्टेट के कोई ना कोई डिक्का, कोई ना कोई अड़चन करते रहते हैं, ये नहीं चलेगा। तो आज की ये अध्यादेश को बचाने की, ये लोकतंत्र को बचाने की रैली है। कहने को तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, लेकिन है लोकतंत्र? कहीं पे लोकतंत्र बचा है? भाई साहब, जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों को इकट्ठे होके देश को बचाना पड़ेगा। ये देश शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, सुभाष चंद्र बोस, हजारों शहीदों ने कुर्बानियां लेकर यह देश लेकर दिया था। यह किसी के बाप की जगीर नहीं है कि मैं ही इस पे राज करूंगा, मैं ही इस पे राज करूंगा। यह देश 140 करोड़ लोगों के पुरखों ने लेके दिया है, बुजुर्गों ने लेके दिया तसीहे झेल के। ये अपने आप को मालिक समझने लगे हैं, ये अपने आप को समझते हैं हम ही राज करेंगे। अगर 140 करोड़ जनता समय पे, बस समय क्या रह गया भाई साहब, 1 साल रह गया। अगर 140 करोड़ जनता ये तय कर ले कि हमने देश को बचाना है तो देश बच जाएगा। वरना ये मीडिया वाले खड़े हैं, दिखाना है दिखा दो, वरना चलो आने का शुक्रिया, चलो ये कैमरे लेके तो आ गए, चलो चलाना ना चलाना तो इनके बॉसेस का काम है, कम से कम हमारी तरफ मुंह तो कर रखे कैमरों के। ये इतने अहंकारी हो गए हैं बीजेपी वाले। अगर ये 2024 में जीत गए, ये संविधान बदल देंगे, उसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे देश में। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे, नरेंद्र मोदी की जगह। उन पुतिन ने भी ये कर रखा है कि 35 साल में ही रहूंगा राष्ट्रपति। ये आने वाला नरेंद्र पुतिन है। आप देश को जागना पड़ेगा। तो ये डराते हैं, अरे इसी मैदान से शुरू हुए थे, इसी ग्राउंड से शुरू हुए थे, जन्मभूमि है आम आदमी पार्टी की। ये हमें मजाक करते थे, अरविंद केजरीवाल जी को मजाक करते थे, सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनते, जीत कर आइए, जीत कर आइए। हम जीत कर आ गए, ये सड़कों पर बैठे हैं। अब ये कुदरत है, वक्त है। ये वक्त बहुत बड़ी चीज है। ये राजाओं से भीख मंगा देता है वक्त, ये भिखारियों के सर पे ताज टिका देता है वक्त। वक्त बहुत बड़ी चीज है। ये हमें जेल में डालकर तोड़ना चाहते हैं, हमारी टीम तोड़ना चाहते हैं। इनको मैं यही कहूंगा कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को बोलो अपनी औकात में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगा दो, इनकलाब। थोड़ा सा आवाज इतनी हो कि वहां तक पहुंच जाए। ये लेफ्ट में ही है उनका, सबका घर उधरी है। थोड़ा सा ऐसा उनको लगे, उनके घरों की शीशे हिले कि कुछ हो रहा है रामलीला ग्राउंड में। बताने की जरूरत ना पड़े कि कितना कटता, आवाज ही बता दे, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इज्जत मान से सुना, सत्कार दिया। खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार भगतवंत मान जी। साथियों, जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, अपनी जगह पे बैठे रहिए। अपनी अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालिए, बैठे रहिएगा, खड़े मत होइएगा, वरना पीछे वाला आदमी जो है देख नहीं पाएगा। ये लाखों हजारों की भीड़ जो सामने बैठी है, आप सब लोग दूत हैं अरविंद केजरीवाल जी के, आम आदमी पार्टी के। और जो बात यहां पे सुनेंगे, वो बात वापस जाके घरों में, मोहल्लों में, गलियों में, चाय की दुकान पे
इसकी चर्चा करनी है, पूरी दिल्ली को बताना है कि यहां पे क्या बात हुई। तो सभी साथी अपना अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपना अपना फेसबुक खोलिए, फेसबुक पे लाइव का बटन थाम के बैठिए। कोई साथी अपनी जगह से खड़ा ना हो, अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिए। हजारों लोग जो यहां पे बैठे हैं उनको आज अरविंद केजरीवाल जी के इस भाषण को फेसबुक लाइव करके देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है। आप सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में आए और अपनी बात रखें। एक बार सब लोग मिलके पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। आज इतनी भारी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं जहां तक नजर जा रही है पीछे कम से कम 1 लाख लोगों के, यहां पे 1 लाख लोग मौजूद हैं। और मैं अभी आ रहा था, कम से कम 20-25 हजार लोग सड़कों पे इस वक्त रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। इतनी भारी संख्या में आज लोग यहां आए हैं। अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कौन कौन मुझे प्यार करते हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन प्यार करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार, इस मोहब्बत के लिए। लेकिन अब जो लोग मेरे से प्यार करते हैं, सबसे पहले एक बात आपसे मांगना चाहता हूं। जैसा अभी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा, सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन निकाल लो। अभी हम देख रहे हैं यहां पे कम से कम 40-50 वीडियो कैमरा, टीवी वालों के कैमरा मौजूद हैं। अब इस मैदान में 1 लाख कैमरे चालू हो जाएंगे, 1 लाख कैमरे। सब लोग अपना अपना फोन निकालो, फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करो, अपनी अपनी फेसबुक चालू करो और फेसबुक लाइव कर दो। इस रामलीला मैदान से अब एक साथ 1 लाख टीवी कैमरे लाइव चालू होंगे। 1 लाख टीवी कैमरे लाइव चालू होंगे। मैं सबसे पहले कपिल सिब्बल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे इनविटेशन पे आज वो आए। कई साल के बाद आज हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। आज से 12 साल पहले, 12 साल पहले इसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस मंच को मैं नमन करता हूं, यह बहुत पवित्र मंच है। आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, तानाशाही को खत्म करने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। और जैसे उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हमारा सफल हुआ था,
आज इसी मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जनतंत्र को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, संविधान को बचाने का जो आंदोलन आज शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने दिल्ली के लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ी। सबसे पहले मैं आज इस मंच से सिंघवी साहब का भी दिल्ली के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाया। दोस्तों, 11 मई, आज 11 जून है, आज से 1 महीने पहले 11 मई को देश की सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में। और उसके 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, ये मोदी जी को क्या हो गया, इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला? क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी ने यह जो अध्यादेश पारित किया, यह क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा, अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी,
अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी। अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी, जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता सुप्रीम होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के परखच्चे उड़ा दिए, प्रधानमंत्री जी ने भारत का संविधान बदल दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब एलजी सुप्रीम होगा। जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब प्रधानमंत्री सुप्रीम होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब दिल्ली की जनता की वोट की कोई कीमत नहीं होगी। यह तो सरासर अपमान है दिल्ली के लोगों का। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिल्ली की जनता जिसको मर्जी वोट दे, उस वोट की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, ये बीजेपी वाले रोज मेरा अपमान करते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। मेरे को अपने मान और अपमान की कोई चिंता नहीं है, मैं कोई परवाह नहीं करता। मैं इनको वापस गाली नहीं देता, मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती, मेरे संस्कार नहीं सिखाते। मैं 24 घंटे अपने काम में व्यस्त रहता हूं, मेरे को काम से मतलब है। आप लोगों ने मेरे को इतना मौका दिया, इतनी जिम्मेदारी है, 24 घंटे काम करता हूं। ये लोग मेरे को जितनी मर्जी गाली दे लें, लेकिन इस बार इन लोगों ने आपका अपमान किया है, आपकी वोट की कीमत, आपका वोट का अपमान किया है। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपके अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको किसी हालत में नहीं होने देंगे। दिल्ली के लोगों के वोट का जो इन्होंने अपमान किया है, मोदी जी ने तमाचा मारा है दिल्ली के लोगों को, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको ठीक करा के रहेंगे, इस अध्यादेश को खारिज करा के रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करा के रहेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, हर राज्य के अंदर गया मैं। पिछले दिनों पूरे देश के अंदर घूम रहा हूं, सारी पार्टियों के नेताओं से मिला। मैं आपको दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, देश के सारे लोग आपके साथ हैं। आप ये मत समझना आप अकेले हो, 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। वेस्ट बंगाल के लोग आपके साथ हैं, तमिलनाडु के लोग आपके साथ हैं, केरला के लोग आपके साथ हैं, महाराष्ट्र के लोग आपके साथ हैं, बिहार के लोग आपके साथ हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आपके साथ हैं, मध्य प्रदेश के लोग आपके साथ हैं। 140 करोड़ लोग मिलके इस अध्यादेश का विरोध करेंगे, जनतंत्र को बचाएंगे दोस्तों। और मैं पूरे देश के लोगों को बोलना चाहता हूं, यह मत सोचना कि यह केवल दिल्ली वालों के साथ हुआ है। मुझे अंदर से पता चला यह मोदी जी का पहला वार है। ऐसा ही अध्यादेश, जो अध्यादेश आज दिल्ली में पारित किया गया, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली वालों की ताकत खत्म कर दी गई, इस अध्यादेश के जरिए, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली के अंदर आज तानाशाही लागू की जा रही है, कल यही अध्यादेश राजस्थान के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश पंजाब के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा। इसे अभी रोकना पड़ेगा, सबको मिलकर अभी रोकना पड़ेगा दोस्तों। मोदी जी दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं? दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं मोदी जी? 2015 में दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को जिता दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया,
और मोदी जी को कहा आप देश संभालो, और दिल्ली में 70 में से 3 सीट बीजेपी को दी, 3 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी। और दिल्ली के लोगों ने कहा केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। बीजेपी को 3 सीट देने का क्या मतलब? दिल्ली के लोगों ने अपनी आंखें लाल करके मोदी जी की तरफ देखा और बोला आप देश संभालो, खबरदार दिल्ली की तरफ आंख उठा के देखी तो। बोला कि नहीं बोला? 2020 में फिर से दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को दी, बोले आप देश संभालो। आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीट दी, बोले केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। फिर से दिल्ली के लोगों ने आंखें लाल करके मोदी जी को कहा आप देश संभालो, दिल्ली की तरफ आंख उठा के मत देखना। लेकिन प्रधानमंत्री जी से देश तो संभल नहीं रहा, देश का तो बेड़ा गर्क कर दिया। रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के काम रोक देते हैं, रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के काम। मैं स्कूल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं मैं तेरे स्कूल नहीं बनने दूंगा। मैं अस्पताल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं तेरे अस्पताल नहीं बनने दूंगा। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए मोदी जी ने। पिछली साल प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां बंद करा दी। मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाता हूं, प्रधानमंत्री जी एलजी को कह के सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देते। पिछली साल मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने गरीबों के टेस्ट बंद करवा दिए। दोस्तों, मैंने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की, प्रधानमंत्री जी ने योगा क्लासेस बंद करवा दी। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं आप देश संभालो ना, आपसे देश तो संभल नहीं रहा। देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, एलपीजी का सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर हो गया। इनको समझ ही नहीं आ रहा महंगाई कैसे, इनको चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। एक दिन कहते हैं 2000 का नोट आएगा, 5 साल बाद कहते हैं 2000 का नोट जाएगा। अरे इनको समझ ही नहीं है। आप लोगों ने कोई समझदार प्रधानमंत्री बनाया होता, कम से कम ये तो बता देगा 2000 का नोट आएगा कि जाएगा। चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है, इनको समझ ही नहीं आ रहा बेरोजगारी कैसे दूर करें। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इनको समझ ही नहीं आ रहा भ्रष्टाचार दूर कैसे करें। जीएसटी की वजह से व्यापारियों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा जीएसटी को कैसे ठीक करें। पूरे देश का रेलवे में मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एक टेस्ट करके देखना। कोई 2nd क्लास एसी, 3rd एसी, 2nd क्लास की टिकट खरीद लेना, 2nd क्लास स्लीपर की। एक बारी रेल में जाके देखो इन्होंने रेलवे का क्या हाल कर दिया। पूरी रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा खासा चलता हुआ रेलवे इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। 2002 में प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। पिछले 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। 21 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 21 साल। 2015 में मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। मेरे को 8 साल हो गए दिल्ली पे राज करते करते। आज मैं चैलेंज करता हूं और देश की जनता को अपील करता हूं, मोदी जी के 21 साल, मेरे 8 साल, दोनों के देख लो किसने ज्यादा काम किया। केजरीवाल ने ज्यादा काम करा। केजरीवाल ने 8 साल में ज्यादा काम करा कि मोदी जी ने 21 साल में ज्यादा काम करा।
अरे इनसे काम तो होता नहीं है। देश के अंदर जो अच्छा काम करता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये आज दिल्ली के सारे अच्छे काम रोकना चाहते हैं। मोदी जी के पास तो फुल पावर थी 21 साल, मेरे को तो इन्होंने काम भी नहीं करने दिए, हर काम में टांग अड़ाया। फिर भी मेरे 8 साल उठा के देख लो, कितने स्कूल बनवा दिए, कितने अस्पताल बनवा दिए, लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, लोगों के बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं अच्छी, बिजली मुफ्त कर दी। मैंने बिजली मुफ्त करी। मोदी जी कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे गरीबों के हाथ में अगर 4 रेवड़ी रख दी तो कौन सा बुरा हो गया। मोदी जी आपने तो रेवड़ी नहीं, पूरा का पूरा रेवड़ा उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा का पूरा देश उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा की पूरी केंद्र सरकार उठा के अपने दोस्त को फ्री में दे दी। मैंने तो 4 रेवड़ी रखी थी एक एक हाथ में, गरीबों के हाथ में, आपने तो रेवड़ा ही उठा के दे दिया सारा का सारा। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे हैं कि केजरीवाल ने इतने स्कूल बना दिया, आपने क्या किया। उनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी पिछले साल मैं गुजरात का चुनाव लड़ने गया, वहां पे हर आदमी, गुजरात के हर आदमी के मुंह पे था, अरविंद जी आपने स्कूल इतने अच्छे कर दिए, आपने दिल्ली में स्कूल बच्चों की शिक्षा इतनी अच्छी कर दी। तो एक दिन प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि मैं भी जाके स्कूल में फोटो खिंचवाऊंगा। पूरे गुजरात में ढूंढने से उनको एक स्कूल नहीं मिला जिसमें मोदी जी फोटो खिंचवा ले। एक स्कूल, 30 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, एक स्कूल नहीं मिला। इनको एक स्टूडियो के अंदर टेंट लगा के एक क्लास, फर्जी क्लास बनानी पड़ी। 10 बच्चे बुलाए, डेस्क लगाए, वहां पे मोदी जी एक बच्चे के साथ बैठे और उन्होंने फोटो खिंचवाई। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे हैं कि केजरीवाल ने इतना काम कर दिया, आपका काम कहां है। तो अब मोदी जी ने तय किया मैं केजरीवाल को काम नहीं करने दूंगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सतिंदर जैन को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा सतिंदर जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। हमारे पास एक सतिंदर जैन नहीं है, हमारे पास 100 सतिंदर जैन है। आप एक को जेल में डालोगे, हमारा दूसरा आ जाएगा काम करने के लिए, काम नहीं रुकेगा दोस्त। जब इनको जेल में डालने से काम नहीं चला तो अब ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और ऑर्डिनेंस से ये सारा काम रोकना चाहते हैं। दोस्तों, आज दिल्ली के लोग मुसीबत में हैं। दिल्ली के लोगों के ऊपर यह अध्यादेश थोपा जा रहा है। आपने पिछली बार 7 MP को वोट दिया था, कहां है वो सातों के सातों? अपने घर में दुबक के बैठे हैं। वो बीजेपी के गुलाम है, वो आपके नहीं है, आपके सगे नहीं है, वो बीजेपी के गुलाम है। आपको कल को मुसीबत आती है तो केवल आपका बेटा, आपका भाई केजरीवाल आपके साथ खड़ा है, वो कभी खड़े नहीं होंगे। दोस्तों, और अंत में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। चौथी पास राजा, किस किस ने सुनी है ये कहानी? इस कहानी का महात्म्य है कि इस कहानी को जितनी बार सुनोगे, जितनी बार सुनाओगे, उतनी भगवान की कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसेगी। इस कहानी का जितना प्रचार प्रसार करोगे, उतना देश की तरक्की होगी, उतना समाज की तरक्की होगी। तो जिन लोगों ने कहानी सुनी है वो भी बड़े ध्यान से दोबारा सुनना, अच्छे से सुनना और इसका खूब प्रचार प्रसार करना। यह कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है।
एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। आप लोगों ने राजा और रानी की कई कहानियां सुनी होंगी। इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है। तो एक महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत गरीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ। तो जैसे गांव के अंदर बच्चा पैदा होने पे ज्योतिषी आते हैं, ज्योतिषी आके बच्चे का भविष्य बताते हैं, ऐसे गांव का ज्योतिषी आया। उसने बच्चे की कुंडली देखी और बच्चे की मां को बोला कि माई, तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को समझ नहीं आया, मैं इतनी गरीब, मेरा परिवार इतना गरीब, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा। खैर, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। गांव के सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। पढ़ते पढ़ते, क्लास करते करते चौथी में आके उसने नाम कटवा लिया। उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। बगल में, गांव के बगल में एक रेलवे स्टेशन था। घर में बहुत गरीबी थी। वो बच्चा वहां स्टेशन पे जाके चाय बेचने लगा। चाय बेच के अपना गुजारा करता था। वो भाषण बहुत अच्छा देता था, बचपन से ही बड़ा अच्छा भाषण देता था। गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता और भाषण देना चालू करता। धीरे धीरे आसपास के गांव में फैल गया कि यह बच्चा भाषण बड़े अच्छे देता है। आसपास के लड़के भी इकट्ठे हो गए और जो मर्जी टॉपिक हो भाषण देना चालू कर देता था और रुकता ही नहीं था, घंटों घंटों तक भाषण देता रहता था। बच्चा बड़ा हुआ। ज्योतिषी ने कहा था बड़ा होके बच्चा उस महान देश का सम्राट बन गया। लेकिन राजा तो अनपढ़ था, उसे तो कुछ आता नहीं था। अफसर आते, उस अनपढ़ राजा से जहां मर्जी साइन करा लेते, जहां मर्जी जो मर्जी साइन करा लेते। वो राजा अनपढ़ था, उसे लगता था मैं अगर अफसरों से पूछूंगा तो मेरी कमजोरी सबके सामने प्रकट हो जाएगी। अफसरों को लगेगा मेरे को कुछ आता नहीं है। अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहां साइन कर देता था। वो धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है, राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगने लगा। तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया। एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एमए की डिग्री का। और राजा बोला मैं एमए हूं। पर सच्चाई तो पूरे देश को पता थी, राजा तो अनपढ़ था। धीरे धीरे राजा अहंकारी भी होता गया। अहंकारी राजा और ऊपर से अनपढ़। जो मर्जी उस राजा के पास जाता और राजा से कुछ भी पास करा के ले आता। एक बार कुछ लोग गए, राजा को बोले जी नोटबंदी कर दो। नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा को कुछ समझ नहीं आया। राजा की खूब चमची मारी उन्होंने। राजा ने एक दिन शाम को टीवी पे आके 8 बजे नोटबंदी कर दी। पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया दोस्तों। लंबी लंबी बैंकों के सामने लाइनें लग गई। कई लोग मर गए, दुकानें बंद हो गई, रोजगार बंद हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई। पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया। फिर एक दिन कोई आके बोला जी 2000 का नोट ले आओ। राजा 2000 का नोट ले आया। 4 साल बाद कुछ लोग आके बोले जी 2000 का नोट बंद कर दो। राजा ने 2000 का नोट बंद कर दिया। राजा को अकल तो थी नहीं, बेवकूफ था, अनपढ़ था। कभी 2000 का नोट चालू करता था, कभी 2000 का नोट बंद करता था।
एक बार कुछ लोग आके बोले जी ये किसानों के कानून बना दो, इस कानून से किसानों का भला होगा। राजा ने कानून बना दिए, पूरे देश के किसान सड़कों पे उतर आए। 750 किसान मर गए आंदोलन में, और 1 साल के बाद राजा को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। एक बार उस देश के अंदर बहुत बड़ी महामारी फैल गई, चारों तरफ महामारी फैल गई, लोग मरने लगे। किसी ने आके बोला जी थाली बजवाओ तो देश ठीक हो जाएगा। तो राजा ने पूरे देश में थाली और चम्मच बजवा दिए। महामारी तो नहीं बची, महामारी तो फैली रही। किसी ने आके कहा जी डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तब महामारी रुकेगी। राजा अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखता था। उसके दोस्त थे। एक दोस्त ने 10,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए, राजा ने उसको देश से भगा दिया। दूसरे दोस्त ने 20,000 करोड़ चोरी कर लिए, राजा ने उसको भी देश से भगा दिया। पर एक दोस्त ऐसा था जिससे राजा की ज्यादा ही दोस्ती थी। कौन था? उसको उन्होंने सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारे जहाज बेच दिए, सारे सी पोर्ट बेच दिए, उन्होंने आसमान बेच दिया, जमीन बेच दी राजा ने, खदानें बेच दी। उस दोस्त पे राजा मेहरबान था। राजा का एक और दोस्त था। वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, लेकिन राजा ने दोस्ती नहीं छोड़ी। मजाल जो उस दोस्त के ऊपर कोई आंच आ जाए, राजा उस दोस्त के साथ खड़ा रहा, लेकिन उसने खिलाड़ियों का सुना। राजा का एक और दोस्त था। उस दोस्त ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, रौंद दिया, कुचल दिया किसानों को। राजा ने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। इस बात पे तो दाद देनी पड़ेगी कि राजा दोस्तबाज था, 1 नंबर का दोस्तबाज था। चारों तरफ अत्याचार हो गया, चारों तरफ देश के अंदर इनके अपने लोग जो थे वो बलात्कार करने लगे, गलत काम करने लगे, हाहाकार मच गया। जो राजा के खिलाफ बोलता, राजा उसको पकड़ के जेल में डाल देता। एक दिन एक पत्रकार ने कार्टून बना दिया राजा के खिलाफ, उस पत्रकार को उठा के जेल में डाल दिया। एक दिन एक किसी पत्रकार ने उनके खिलाफ कुछ लिख दिया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जो राजा के खिलाफ बोले उसका बेड़ा गर्क। कोई जज अगर उस राजा के खिलाफ ऑर्डर करता था, राजा उसको बख्शता नहीं था। चारों तरफ अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी। ऊपर आसमान में देवता ये सब देख रहे थे कि पृथ्वी के ऊपर कितना घनघोर अत्याचार हो रहा है। सारे देवता इकट्ठे हुए, देवताओं ने मीटिंग करी। सारे देवता मिलकर शिवजी महाराज जी के पास गए और कहा, महाराज कुछ करो, पृथ्वी के ऊपर अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, चारों तरफ बलात्कार, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जनता परेशान हो रही है। पृथ्वी जी, शिवजी महाराज जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और दोस्तों यहां प्रचंड पृथ्वी के ऊपर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। उज्जैन के अंदर महाकाल की 6 सप्तऋषियों की बड़ी बड़ी 10 फुटा भारी भारी मूर्तियां थी। एक दिन बारिश और तूफान आया और 6 की 6 मूर्तियां टूट गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है, बड़ा अपशकुन हो रहा है। एक दिन एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है। और एक दिन घनघोर बारिश आई, तूफान आया, ऊपर से आकाशवाणी हुई। सारे देश की जनता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोग हो, क्या कर रहे हो, उठो, खड़े हो जाओ और इस
अहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलकर आवाज उठाओ। भगवान आपके साथ है। और उसके बाद दोस्तों, सोई हुई जनता जाग गई और 1 साल के अंदर उस अहंकारी राजा का राजपाट जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। और उसके बाद वो महान देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने लगा। ये कहानी बड़ी पवित्र कहानी है। इस कहानी को सुनने से और सुनाने से परिवार का, समाज का और देश का बहुत भला होता है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सुन सकें, इसे समझ सकें। अंत में आपसे एक ही विनती है, अगली बार वोट डालने जाओ तो ऐसे आदमी को वोट डालना, ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना जो कम से कम इतनी तो समझ रखता हो कि 2000 का नोट कैंसिल करना है कि चालू करना है। कपिल सिब्बल साहब एक बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी एक वेबसाइट है, इंसाफ के सिपाही। आप लोग, सब लोग ज्यादा से ज्यादा इस वेबसाइट पे जाके इसको लॉगिन करें, रजिस्टर करें और हम सब लोगों को मिलके अपने महान देश भारत देश के लिए काम करना है। भारत माता की। सभी साथी राष्ट्रगान के लिए अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। सभी साथी जो जहां पे भी हैं, चल रहे हैं तो वो अपनी जगह रुक जाएं। राष्ट्रगान के लिए सभी साथी अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्ज्वल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। सभी साथी जब बाहर निकले, आराम आराम से निकले। पानी का इंतजाम है और कुछ लोगों ने मेरा रंग दे बसंती